गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कैसे होती है जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जनरली हम क्या समझते हैं कि जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाता है यानी कि सॉलिड में चेंज होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसे किस तरह से देखते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। The temperature at which the vapor pressure of the solid and liquid state becomes equal is known as the freezing point of the liquid। यानी कि उस लिक्विड की सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाता है वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है वही टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड सॉलिड में चेंज होना शुरू हो जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस प्योर सॉल्वेंट में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया और हमें पता है कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर का डिप्रेशन होता है, यानी कि कमी आती है। वेपर प्रेशर कम होगा तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर जैसे ही कम होगा तो क्या होगा कि जो लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल करने के लिए हमें टेम्परेचर और कम करना होगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो ये बात ध्यान में रखना कि वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर कम हो गया तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। और रीजन आपको पता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट किससे रिलेटेड है, लिक्विड और सॉलिड के वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। तो हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर कम हुआ, वेपर प्रेशर कम हुआ तो लिक्विड और सॉलिड के वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए हमें और टेम्परेचर कम करना पड़ा। टेम्परेचर कम करना पड़ा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। यही बात आगे भी पॉइंट में है। व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन द सॉल्वेंट। द सॉल्यूशन फ्रीजेज एट ए लोअर टेम्परेचर देन द सॉल्वेंट। दिस लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो सॉल्यूशन बनाया हमने उसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है, यही क्या कहलाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको एक ग्राफ से भी हम समझते हैं। देखिए जो ग्राफ होगा वो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में होगा। तो यहाँ भी हम जैसे बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम ग्राफ बना रहे थे, ऐसा इसमें भी हम एक ग्राफ बनाते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में। जैसे केल्विन से हम लेते हैं टेम्परेचर को। तो पहले एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम प्योर सॉल्वेंट के लिए, और उसके लिए जो ग्राफ आता है यानी कि ऊपर से नीचे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि अब हम क्या देख रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे इस तरह से ग्राफ आता है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये देखिए इधर जा रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, नीचे आ रहे हैं मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है। और जैसे ही हम देखते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है, यहाँ एक पॉइंट ये ऐसा आया, ये वाला, जहाँ एकदम से जो ग्राफ है ये नीचे गिरा, यानी कि वेपर प्रेशर अचानक से कम हुआ। यही वो पॉइंट है, या ये कहें यही वो वेपर प्रेशर है जो सॉलिड का भी वेपर प्रेशर है। यानी कि इस पॉइंट पर, यानी कि इस टेम्परेचर पे
लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसीलिए इससे आगे अब लिक्विड सॉलिड में चेंज होना शुरू हो गया, यानी कि वेपर प्रेशर अचानक से कम हुआ है। तो ये जो टेम्परेचर होगा ये इस सॉल्वेंट का, जो कि प्योर सॉल्वेंट है, इसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जिसे हम TF से लिख रहे हैं, TF नॉट से लिखेंगे क्योंकि प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन के लिए जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह से बनता है। तो देखिए यहाँ देखिए, अब इस ग्राफ को देखिए, ये सॉल्यूशन के लिए हम फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे अचानक से ग्राफ नीचे गिरा, यानी कि वेपर प्रेशर कम हुआ। यहाँ तो नहीं हुआ था, यानी कि इस टेम्परेचर पे, ना ही इस टेम्परेचर पे अचानक से कम हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के लिए हम और कम टेम्परेचर करते हैं, तब जाके उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। और ये पॉइंट वो है जहाँ पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल है। और ये वो टेम्परेचर है जिसे हम TF से लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए, और ये वो वेपर प्रेशर है जो सॉलिड और लिक्विड का सेम है सॉल्यूशन के लिए। तो इसका मतलब ये देखिए कि प्योर सॉल्वेंट के लिए जो टेम्परेचर था ये था, और प्योर सॉल्यूशन के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूशन के लिए क्या आई है, कमी आई है, डिप्रेशन हुआ है। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। ठीक है, और इसी ग्राफ से एक चीज़ और पता चल रही है हमें कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है तो वेपर प्रेशर में डिप्रेशन होता है, या उल्टा बोलें कि वेपर प्रेशर में कमी आती है तो फ्रीजिंग पॉइंट में भी कमी आती है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। ठीक है, और हमें पता है कि डेल्टा P किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हम पहले भी देख चुके हैं। तो हम डायरेक्ट डेल्टा TF को प्रोपोर्शनल कर सकते हैं XB के। ठीक है, और जब डेल्टा TF, F वर्ड फ्रीजिंग पॉइंट से लिया गया है, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में TB ले रहे थे क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है तो F से लिख रहे हैं। इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट काम में ले लेते हैं K, तो ये रिलेशन आ गया है। अब इस रिलेशन को किस में चेंज करना है, ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। देखिए डेल्टा TF को KFM, यानी कि इस रिलेशन को इसमें चेंज करना है। पिछले वाला जो था वो एक बार रिमाइंड करवाता हूँ, वो क्या था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, ये रिलेशन बनाया था। ठीक है, यहाँ बस ये साइन चेंज हुआ है, बाकी सेम ही है। तो इस रिलेशन को इसमें कैसे चेंज करेंगे, हम XB को एक्सपेंड करके। ठीक है, XB बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल मीन्स NB प्लस NA। सॉल्यूट के मोल्स हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, इस तरह से तो हम XB के इक्वल क्या रख सकते हैं, NB अपॉन NA। ठीक है, और इस NB की वैल्यू हम काउंट करेंगे और NA की वैल्यू काउंट करेंगे, तो XB बराबर क्या आ जाएगा, NB की वैल्यू क्या होगी, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू NA की वैल्यू क्या होगी, NA बराबर क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है तो मोल्स वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि ऊपर चला जाएगा ma, ठीक है, xb के इक्वल ये आ जाएगा। ये nb की वैल्यू है, ये na की वैल्यू है। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं xb की, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इंटू एम ए। इस एम ए को इसी के साथ रख देते हैं और बाकी क्या बच गया, डब्लू बी अपॉन एम बी इंटू डब्लू ए, ठीक है। इसकी जगह हमने एक नया कांस्टेंट काम में ले लिया है, तो ये के एफ क्या हुआ, ये एक न्यू कांस्टेंट हुआ, के इंटू एम ए की जगह हमने काम में लिया। इसको क्या बोलते हैं, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और इस फार्मूले की जगह हमने क्या लिख दिया, एम, क्योंकि ये फार्मूला किस पर अप्लाई हो रहा है, मोलरिटी पर। ये मोलरिटी का फार्मूला है, क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ग्राम्स में होगा तो इनटू 1000 ऊपर कर देंगे, तो ये मोलरिटी का फार्मूला है, इसलिए एम लिख दिया है। तो देखिए हमने इससे ये जो फार्मूला है ये बनाया है, और कैसे बनाया है, एक्स पी को एक्सपेंड करके बनाया है, ठीक है। इसको हम अपने नोट्स में देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो ग्राफ बना ये प्योर सॉल्वेंट के लिए था। यहाँ अचानक से जो बैंड पड़ा है ग्राफ में, यही इस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। और ये जो ग्राफ बना ये सॉल्यूशन का है, और इस ग्राफ में देखिए यहाँ पर बैंड पड़ता है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो देखिए सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, और जितना कम होता है वही उसकी डिप्रेशन कहलाता है, कि कितना डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व कर देते हैं प्योर सॉल्वेंट में। और साथ साथ इस ग्राफ में हमें पता चल रहा है कि ये जो वेपर प्रेशर है इसमें भी लोअरिंग हो रही है। तो जितनी वेपर प्रेशर में लोअरिंग होगी उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। और हमें पता है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हमने फिर डेल्टा टी एफ को एक्स बी के प्रोपोर्शनल कर दिया, इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे काम में के, एक्स बी की जगह हम इसको एक्सपेंड करके लिख दिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम यहाँ इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे आगे, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में बहुत ही कम अमाउंट होता है। तो देखिए यहाँ प्लस में जो ये वैल्यू थी मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, वो यहाँ गायब हो गई है। अब इसको हमने अरेंज किया है, तो इस तरह से अरेंज हुआ है। एम ए जब ऊपर गया तो हम इसको यहाँ इनटू में यहाँ था, इसको हमने सामने ले आए हैं, क्योंकि इसकी जगह हमें एक नया कांस्टेंट काम में लेना है, के एफ। इसे क्या बोलते हैं, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। आप इसको करेक्ट कर लेना अपने नोट्स में, ये गलती से एलिवेशन कांस्टेंट लिखा गया जो कि के बी था, है ना, पिछले वाला जो था वही लिखा गया है। ये के एफ होता है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। और ये तो रिलेशन आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट में। और इस रिलेशन से हम जो मोलरिटी है या मोलर मास है सॉल्यूट का, उसको काउंट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को दोबारा से एक्सपेंड करके लिखना होगा, यानी कि m की वैल्यू हमने एक्सपेंड करके लिख दी है, और हमें m भी कैलकुलेट करना है। तो m भी को इस साइड में ले गए तो डेल्टा टी एफ इस साइड में आ गया है। तो ये फार्मूला बन गया है सॉल्यूट के मोलर मास को काउंट करने का, जब आपके न्यूमेरिकल में आपको मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा हो और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा हो, तो हम इस फार्मूले का यूज करके सॉल्यूट का मोलर मास काउंट कर सकते हैं। जैसे कि पिछले
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें भी हम वांट ऑफ रिलेशन को देख रहे थे। यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ पर रिलेशन होगा KF और एंथैल्पी के बीच में, और इस डेल्टा H को हम यहाँ पर बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सॉल्वेंट। सेम ही है पिछले वाले फार्मूले की तरह, लेकिन यहाँ KF आ रहा है, वहाँ KB था, यहाँ TF आ रहा है, यहाँ TF आ रहा है, वहाँ TB था। R गैस कांस्टेंट होता है, MA क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको घुमा के पूछा है। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर dissolved in 1000 gram of naphthalene whose melting point is 80.1 degree Celsius gave the freezing point lowering of, या freezing point depression है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत हो ना, freezing point lowering या freezing point depression एक ही बात है, of 0.68 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ सल्फर, KF की वैल्यू दे रखी है। तो सल्फ़र का फॉर्मूला हमें पूछा है, लेकिन हमें यहाँ पहले जो मोलर मास है वही काउंट करना है। सल्फ़र क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है, मोलर मास काउंट हो जाएगा तो फॉर्मूला हम इजीली काउंट कर लेंगे। तो देखिए मोलर मास काउंट करने का फॉर्मूला वही है, क्योंकि KF की वैल्यू दे रखी है, तो हम समझ गए कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो फार्मूला मोलर मास के लिए था वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। KF की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा TF की भी वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, ठीक है, लेकिन WB की वैल्यू भी दे रखी है, WA की भी वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर डेल्टा TF या तो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ चेंज मत करने लग जाना, 273 में मत ऐड कर देना। डेल्टा TF की वैल्यू है ये, ठीक है ना, अंतर है ये दो टेम्परेचर्स का, तो वो केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो वो सेम ही होगा। वैल्यूज रखी, मोलर मास काउंट कर लिया, ठीक है, सारी वैल्यूज दे रखी थी। अब जो मेन क्वेश्चन क्या था, मोलर मास काउंट करना था। तो मोलर मास काउंट करने के लिए हमें फार्मूला हम पहले अपने मन से ही डिसाइड कर लेते हैं कि मान लिया सल्फ़र का जो फार्मूला है SX है, यानी कि कितने एटम्स हमें नहीं पता, जितने एटम्स हमें मिल गए तो फिर फार्मूला हो जाएगा। सल्फ़र का फार्मूला इस तरह से ही हम लिखते हैं, X की वैल्यू आती है सल्फ़र का फार्मूला बन जाएगा। तो हमें पता है कि मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स हैं उन सभी के एटॉमिक वेट जो होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, सम कर लिया जाता है, तो वो मोलर मास होता है। तो यहाँ पर सिर्फ सल्फ़र के ही एटम्स हैं, तो जितने एटम होंगे तो एक एटम का जो एटॉमिक वेट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एटम से, लेकिन एटम्स के नंबर हमें पता नहीं है इसलिए X लिख दिया है। तो ये मोलर मास का फॉर्मूला हम किस तरह से मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास हमें पता है 256 है क्योंकि हमने काउंट कर लिया है, तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाती है, यानी कि 8 एटम्स हैं। जब 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर मास 256 ही आता है। तो ये क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना अपना आंसर कि जो ये मोलर मास का फार्मूला था X की वैल्यू जब हमने यहाँ रखी है तो वो उतना आता है कि नहीं आता, ठीक है। और फार्मूले में X की वैल्यू रख देंगे जो सल्फ़र का फार्मूला था, और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा सल्फ़र का, ठीक है। समझ गए आप कि मोलर मास काउंट करना था। उसको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाकर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि कैसे आप सल्फ़र का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर।